नमस्कार, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। मेरा नाम दीपेंद्र है और अभी आप ये जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की तस्वीर है। ये हेलीकॉप्टर में ली गई तस्वीर है। ये अजरबैजान गए हुए थे, वहाँ से तस्वीर ली गई है। कल एक खबर आई थी कि दोपहर 3 बजे भारत के समय अनुसार दोपहर 3 बजे एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जिसमें इब्राहिम रईसी सवार थे और उनके हेलीकॉप्टर के साथ ये हादसा हुआ। फिर उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चला और रेस्क्यू ऑपरेशन को लगभग 18 घंटे बीत चुके हैं और अभी स्टेट मीडिया की तरफ से ये आशंका जताई जा रही है कि वो मलबा जो अभी मिला है, रेस्क्यू टीम ने जो मलबा ढूंढा है, उसमें किसी के भी बचने की उम्मीद नहीं है। तो ये एक बड़ी खबर आई है। इसके लिए हम ज़्यादा जानकारी हम लेंगे। हमारे साथी अभिषेक सोनू हैं जो दुनियादारी भी लिखते हैं, दुनियादारी के संपादक हैं। उनसे हम जानेंगे इस खबर को लेकर अभी क्या अपडेट है। जी, क्या अपडेट है अभिषेक? ये जो कल मैं इस तरफ आ जाता जी। ये जो तस्वीर है हेलीकॉप्टर की, ये स्टेट टीवी का दावा है कि जो आखिरी बार इब्राहिम रईसी देखे गए, उनके साथ विदेश मंत्री अब्दुल्ला हियान और कुछ और लीडर्स थे, उनके साथ ये देखे गए थे। ये लौट रहे थे अजरबैजान से तबरीज़। तबरीज़ जो है ईस्ट अजरबैजान की राजधानी है। ईस्ट अजरबैजान ईरान का एक प्रोविंस है, उसकी राजधानी ये जा रहे थे। 3 हेलीकॉप्टर कुल थे, काफ़िला था। उसमें से 2 सेफ़ लैंडिंग हुई, 2 की, और 1 खो गया। और ये पता नहीं कैसे खो गया और वो उन दोनों हेलीकॉप्टर्स को खबर तक नहीं हुई। जब ये खोया 1 बजे, उसके 3 घंटे बाद सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। ऐसा दावा है उनकी स्टेट मीडिया का कि जो हेलीकॉप्टर है ये क्रैश के बाद इन्होंने संपर्क किया, इसलिए ये उम्मीद थी कि ये जब अगर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा तो ये लोग मिल जाएंगे समय रहते। और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही ख़तरनाक था। पूरी दुनिया ने उनके लिए प्रार्थना की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्ट देख सकते हैं आप। उन्होंने एक्स पे लिखा कि हम ईरान के लोगों के साथ खड़े हैं इस चिंता की घड़ी में। जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन था वो बहुत ख़तरनाक था क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर माइनस से नीचे जा रहा था और फॉग था। इसी वजह से कहते हैं कि वो हेलीकॉप्टर जो है क्रैश का शिकार हुआ। और जो अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, स्टेट टीवी का दावा है कि मलबा मिल चुका है लेकिन वहाँ पे किसी सर्वाइवर की निशानी नहीं मिली है। इसीलिए बहुत सारी मीडिया रपटों में आपको दिखेगा कि रॉयटर्स ने जैसे चलाया कि फियर्ड डेड। जी, एक तो थ्योरी ये चल रही है कि मौसम ख़राब था जैसे आपने बताया, और मैं कुछ और थ्योरीज़ भी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि इज़राइल को लेके भी एक थ्योरी चल रही है। एक थ्योरी जो अभी वर्तमान में सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई, उनके बेटे को लेकर भी चल रही है। तो क्या है ये थ्योरीज़ जो चल रही हैं अभी कॉन्स्पिरेसी? इजराइल वाली थ्योरी को समझने के लिए आपको मैप देखना होगा। हम मैप की तरफ चल रहे हैं। ये जो मैप है आप देखेंगे, यहाँ पे ये वेस्ट एशिया है, इंडिया यहाँ पे है, और वेस्ट की तरफ जाएंगे तो वेस्ट एशिया, ईरान यहाँ पे है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बाद। ईरान के जो नॉर्थ वेस्ट में है अजरबैजान और यहाँ पे है आर्मेनिया। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो अजरबैजान है ये है शिया बहुल, मुस्लिम बहुल ये आबादी है यहाँ की। सेकुलर देश है लेकिन यहाँ पे शिया 60% है। और अजरबैजान को जो सपोर्ट करता है वो है इज़राइल। और इसका जो पड़ोसी है आर्मेनिया, इनके साथ बहुत पुरानी दुश्मनी चल रही है अजरबैजान की। आर्मेनिया में ईसाई बहुल है और ईरान आर्मेनिया को सपोर्ट करता है। और कई बार ईरान ने आरोप लगाए हैं कि इजराइल के स्पाई एजेंट्स को, खुफिया एजेंट्स को अजरबैजान सह देता है। और इस आरोप के आधार पर डिप्लोमेट्स को निकालना, एजेंट्स को निकालना, ये चलता रहता है। आप एक गूगल सर्च करेंगे आपको बहुत सारी रिपोर्ट ऐसे मिल जाएंगी। तो इजराइल को लेके भी देखें तो ईरान और इजराइल की हाल ही में काफ़ी तनातनी भी हुई थी। तो एक थ्योरी ये भी चल रही है कि इजराइल का इसमें हाथ हो सकता है। सोशल मीडिया पर लोग ऐसा कुछ दावा कर रहे हैं, इनमें कितनी सच्चाई है? ये इजराइल जो है हमेशा उसकी पॉलिसी रही एम्बिग्विटी की। वो ना कभी मानता है ना इनकार करता है और ना स्वीकार करेगा। इनकी न्यूक्लियर पॉलिसी भी वही है। कहते हैं कि इजराइल के पास, यहाँ पर इजराइल है और अभी ये गाज़ा में लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो गाज़ा में हमास है उसका सपोर्ट करता है ईरान। और ईरान ने एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया है। इसमें अलग अलग गुट हैं, यमन में हैं, इराक में, सीरिया में, लेबनान में हिजबुल्लाह है। ये सब मिलके इजराइल पर हमला करने की या इसको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं।
इजराइल ये सब ईरान के प्रॉक्सी गुट हैं और ईरान कभी सामने से सीधे नहीं आता। पहली बार उसने 13 अप्रैल को इजराइल पर अटैक किया और वो सिर्फ ये दिखाने के लिए था कि हम आप तक पहुंचने में सक्षम हैं, क्योंकि ये जो दूरी आप देखेंगे, इराक, फिर जॉर्डन, फिर इजराइल, यानी आपको इतना क्रॉस करना होगा और इसके लिए करीब 2000 किलोमीटर दूरी है। और ईरान के पास माना नहीं जाता था कि इतने ख़तरनाक हथियार होंगे जो यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो जब वो पहुँचे 13 अप्रैल को, तो उसको लेकर सनसनी फैली जी। तो इसीलिए फिर इजराइल ने जवाबी अटैक किया और उसको कभी माना नहीं कि एक न्यूक्लियर साइट के पास में इस्फहान शहर है, वहाँ पे उन्होंने ड्रोन से हमला किया और न इजराइल ने माना न ईरान ने माना, इसलिए वहाँ पे मामला रफा दफा हो गया। ऐसा ही हुआ था, आपको अगर याद हो, जनवरी में जब ईरान ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर हमला किया था जी। उसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएशन किया इन पे और फिर इन दोनों में बात हुआ कि ठीक है हम इसको ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के दौरे पे भी गए थे। इब्राहिम रईसी की ही बात करें, जैसे भारत में अगर हम देखें तो राष्ट्रपति एक सर्वोच्च नेता होता है, सर्वोच्च नेता नहीं, सर्वोच्च हेड ऑफ स्टेट होता है। और यहीं ईरान में देखें तो ईरान में राष्ट्रपति सेकंड नंबर पर आता है, उनके यहाँ पर सुप्रीम लीडर जो खामेनेई हैं वो सुप्रीम लीडर। तो इनका राष्ट्रपति का रोल इसमें कितना रहता है ईरान में? ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कभी कभी कहते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईरान का जो सिस्टम है वो अमेरिका की तरह है कि वहाँ भी आप डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ भी डायरेक्ट इलेक्शन राष्ट्रपति के हो रहे हैं। लेकिन ईरान में अमेरिका में जो अलग चीज़ है वो ये कि प्रेसिडेंट हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट भी होता है और हेड ऑफ़ द स्टेट भी, आर्म्ड फोर्सेस उसके अंडर में आती है, प्रेसिडेंट के अंडर में। लेकिन ईरान में जो है प्रेसिडेंट को आप एक कठपुतली प्रधानमंत्री की तरह देख सकते हैं। जो असली पावर है वो सुप्रीम लीडर के पास है। प्रेसिडेंट बदलते रहते हैं हर 4 साल पे और उनका 2 लगातार टर्म हो सकता है, 8 साल वो लगातार रह सकते हैं, लेकिन उसके अलावा उनको जाना होता है। जो सुप्रीम लीडर हैं आज तक 2 हुए। पहले थे आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के फाउंडर थे और वो पहले सुप्रीम लीडर भी थे। दूसरे हुए, उनकी मौत हुई 89 में। उसके बाद से अगले जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामेनेई अभी तक हैं। उनकी उम्र 85 हो चुकी है और जब तक नया अगर वो चुनने का अगर उनका मन हो, जब तक वो नहीं चुनते तब तक वो बने रहेंगे पद पे, या फिर उनकी डेथ हो जाए या फिर वो नया लीडर चुन लें। तो ये ऐसा चलता है। और सुप्रीम लीडर जो है उसके पास मतलब समझिए कि सर्वोच्च शक्ति, आई एम द गॉड, डिवाइन पावर टाइप। उसके पास सेना है, फॉरेन पॉलिसी है। प्रेसिडेंट को कोई फैसला लेना है तो उसको अप्रूवल लेना होगा सुप्रीम लीडर का। तो इब्राहिम रईसी का जो एक्सीडेंट है या क्रैश है या फिर मौत की जो आशंका है, इसमें ये झगड़ा नहीं है कि रईसी कितने बड़े लीडर थे। झगड़ा ये है कि वो अगले सक्सेसर माने जा रहे थे सुप्रीम लीडर के। खामेनेई 85 साल के हैं और आपको रईसी होंगे 60-62 के आसपास। और ये चीफ जस्टिस रह चुके हैं। 2021 में ये चीफ जस्टिस थे, तब इनको राष्ट्रपति चुना गया था। और उस चुनाव में, जो चुनाव होता है राष्ट्रपति का, उसमें कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, बहुत सारे नॉमिनेशन होते हैं, लेकिन कैंडिडेट्स कौन लड़ेगा ये डिसाइड करती है गार्डियन काउंसिल। गार्डियन काउंसिल 12 मेंबर्स की एक कमेटी होती है। उसमें से 6 मेंबर जो होते हैं वो सुप्रीम लीडर अपॉइंट करते हैं और 6 लीडर जुडिशियरी अपॉइंट करती है। वो देखते हैं कि मुस्लिम लॉ के अनुसार है या नहीं, और उसको पार्लियामेंट का अप्रूवल मिलता है। तो 12 लोग जो होते हैं और जो चीफ जस्टिस भी होते हैं उसको भी सुप्रीम लीडर अपॉइंट कर रहा है। तो 12 लोग सुप्रीम लीडर के वरदहस्त के तले माने जाते हैं। इसीलिए जो भी अगला सुप्रीम लीडर होगा या फिर जो भी बड़े फैसले होंगे गार्डियन काउंसिल के द्वारा, वो माने जाते हैं कि सुप्रीम लीडर के फैसले हैं। जी, एक सुप्रीम लीडर को लेके जैसे आप बता रहे हैं कि जो रईसी हैं वो दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन एक दावेदार और माने जा रहे थे जो खामेनेई के बेटे हैं। उनको लेके भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है सोशल मीडिया पर, वो क्या है? हाँ, उनके बेटे का जो नाम है, आपको मैं तस्वीर दिखाता हूँ। ये इनका नाम है मुस्तबा खामेनेई। ये अली खान दूसरे बेटे हैं। हाँ, दूसरे सबसे बड़े बेटे हैं। जी।
इनके बारे में जो चर्चा चल रही है 15 सालों से चल रही है कि ये अगले सुप्रीम लीडर हो सकते हैं। और जब 2009 में चर्चा चली थी तब इनके खिलाफ नारे लगे थे कि मुस्तफ़ा तुम मर जाओगे लेकिन लीडर नहीं बनोगे। अच्छा। तो उस वक्त उसको उस प्लान को साइडलाइन कर दिया गया था। लेकिन बाद में खामेनेई की तबीयत थोड़ी नासाज रहती है। उनका 2014 में कैंसर का ऑपरेशन हुआ था और कई बार अफवाहें उड़ चुकी हैं कि वो बहुत ही बीमार हैं, मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं, वो मिल नहीं रहे हैं, तो वो हॉस्पिटल में है। इस तरह की अफवाहें चलती हैं और 85 की उम्र हो चुकी है। अब एक लिमिट होती है कि आप कब तक उस पद पे और जहाँ इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं कब तक निर्वाह कर सकते हैं। तो मुस्तफ़ा खामेनेई का जो कहा जाता है कि सुप्रीम लीडर बनने के लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि आपका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो अभी वाले सुप्रीम लीडर हैं अली खामेनेई, वो 81 से 89 तक प्रेसिडेंट थे ईरान के। उसके बाद वो सुप्रीम लीडर बने। और जब जो पहले सुप्रीम लीडर थे रुहुल्लाह खोमैनी, आयतुल्लाह रुहुल्लाह खोमैनी, उनके बेटे को तब नहीं बनाया गया था। उनके एक बेटे की मौत 95 में संदेहास्पद परिस्थितियों में हो गई और कहा जाता है, अफवाहें उड़ती हैं कि उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें थी। उस वक्त के सुप्रीम लीडर, राष्ट्रपति, ये सब उसके पीछे थे। ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। इसीलिए खामेनेई जो चाहते हैं, ये आपको बहुत सारी जो ईरान पे नज़र रखती हैं वेबसाइट्स, उन पे आपको मिल जाएगा कि खामेनेई चाहते हैं दो चीज़ें हों। एक तो उनकी लेगेसी बरकरार रहे और दूसरी ये कि उनके परिवार को, उनके बाद उनका परिवार सुरक्षित रहे। क्योंकि आप ईरान में देखेंगे एक चीज़ कि जब आदमी पावर में होता है तब सब कुछ होता है, जैसे ही वो पावर से गायब होता है उसको गायब ही कर दिया जाता है। जैसे आपको एक एग्जांपल मिलेगा 2021 के चुनाव का। उस वक्त करीब राष्ट्रपति चुनाव का 500 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन भरा था और गार्डियन काउंसिल ने उसमें 7 कैंडिडेट्स को चुना और जिन नामों को हटाया उसमें पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदी निजाद भी थे, तो उनका नाम भी हटा दिया था। तो अहमदी निजाद को जब आप साइडलाइन कर सकते हैं, उनको कहा जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट ईरानिया प्रेसिडेंट्स एवर हैव, ब्रेवेस्ट, इस तरह से उनको गिना जाता है। तो इस तरह से अगर उनको हटाया जा सकता है तो सुप्रीम लीडर क्या चाहते हैं वो इससे स्पष्ट होता है। लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी ही है, इसको लेके हम पुष्टि नहीं कर सकते। जी, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। मैं वापस क्रैश पर लौटना चाहूँगा क्योंकि जो क्रैश हेलीकॉप्टर की तस्वीरें आई उसमें उनके साथ फॉरेन मिनिस्टर भी नज़र आ रहे। तो कौन कौन लोग थे इसमें जो हेलीकॉप्टर में सवार थे? कुल 9 लोग बताए जा रहे हैं, उसमें पायलट और बाकी सुरक्षाकर्मी थे। और जो 4 नाम इम्पोर्टेंट हैं, राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, उसके बाद आपको फॉरेन मिनिस्टर थे ईरान के हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, ईस्ट अजरबैजान जो ईरान का प्रोविंस है वहाँ के गवर्नर थे मलक रहमती, और फिर थे उसमें चौथा जो बड़ा नाम बताया जा रहा है वो ईरान के सुप्रीम लीडर के रिप्रेजेंटेटिव ईस्ट अजरबैजान के अयातुल्लाह मोहम्मद अली अल हासेम। तो ये लोग गए थे अजरबैजान एक बांध का उद्घाटन करने। आपने अगर वो तस्वीर देखी हो, ये हैं अजरबैजान के राष्ट्रपति इब्राहिम आलियेव और ये हैं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। इन दोनों में नहीं पटती, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए आपको डिप्लोमेसी में बहुत सारी चीज़ें दिखानी होती हैं, क्लेम करने होते हैं, कड़वा घूंट पीना पड़ता है। वो एक निशानी है ये। जी, तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। फिलहाल अपडेट यही है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसका मलबा मिल चुका है, लेकिन अभी फिलहाल स्टेट मीडिया कुछ भी कहने से कतरा रहा है। कई खबरें ये दावा कर रही हैं, मतलब आशंका जताई जा रही है कि इसमें इब्राहिम रईसी जो प्रेसिडेंट हैं ईरान के, उनकी मौत हो गई है, लेकिन अभी तक स्टेट मीडिया की तरफ से ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई है। इस पर जो भी खबर आएगी, जो भी अपडेट आएगी, हम आप तक ज़रूर पहुँच